नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं का पाठ 5 अनोखे राष्ट्रपति। दोस्तों, इस पाठ की रचयिता है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित यह संस्मरण, इस संस्मरण में लेखिका ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर भी पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी अहंकार नहीं था। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने उनकी शारीरिक विशेषता, उनकी वेशभूषा और उनके सहचर भाई चक्रधर जी का परिचय प्राप्त किया था। अब आगे हम देखते हैं कि वह किस प्रकार महादेवी वर्मा जी से उनके निकट संबंध स्थापित हुए। लेखिका कहती है, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए थे। लेखिका का उनसे पहला संपर्क 1937 में हुआ, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रयाग में उनके विद्यापीठ का शिलान्यास अर्थात नींव रखने के लिए या भूमि पूजन करने के लिए वे आए थे। उन्हीं से लेखिका को यह ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रखकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में पढ़ा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उन्हें बताया कि उनका संयुक्त परिवार है और उस परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं, लेकिन वे आगे पढ़ाई नहीं कर पाई है। उन्होंने महादेवी वर्मा जी से कहा कि वो मेरी पोत्रियों को यदि अपनी छात्रावास में रख ले तो वह आगे कुछ पढ़ सकेगी। और इसी प्रकार छात्रावास में उनकी पोत्रियों का आने का क्रम शुरू हुआ। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम में बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। दोस्तों, फिर इस प्रकार उनकी पोतियाँ एक एक कर छात्रावास में आती गई और उनसे मिलने के लिए कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो कभी उनकी सहधर्मिणी राजवंशी देवी आती रही और तभी से उनकी सहधर्मिणी अर्थात राजवंशी देवी के साथ उनका निकट संबंध स्थापित हुआ। उनका परिचय देते हुए लेखिका कहती है कि वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। उनसे संपर्क स्थापित होने के बाद यह ज्ञात हुआ कि वह सच में बड़ी ही सरल और क्षमामयी और ममतालु प्रकार की महिला थी। उन्होंने असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। उनका संयुक्त परिवार था और उस संयुक्त परिवार को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से सहेज कर रखा हुआ था। ससुराल में उन्होंने बालिका वधू के रूप में पदार्पण किया। पदार्पण करना अर्थात शुरुआत करना। उस समय की परंपरा के अनुसार बहुत ही छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया था। संभ्रांत जमींदार परिवार की परंपरा के अनुसार उन्हें घंटों सिर नीचा करके एक आसन बैठना पड़ता था। परिणामतः उनकी रीढ़ की हड्डी इस प्रकार झुक गई कि युवती होकर भी वे सीधी खड़ी नहीं हो पाई। उस समय की परंपरा के अनुसार ही जिस प्रकार सम्मानित घरों की महिलाएं बाहर निकल नहीं सकती, उसी प्रकार वे घंटों सिर नीचा किए बैठे हुए, सर पर पल्ला लिए हुए वह बैठी रहती थी और उसका परिणाम यह हुआ कि वह कमर से पूरी तरह झुक गई थी और सीधे खड़े भी नहीं हो पाती थी। बालिकाओं के संबंध में राजेंद्र बाबू का स्पष्ट निर्देश था कि वे सामान्य बालिकाओं के समान बहुत सादगी और संयम से रहे। छात्रावास में भी रहते समय राजेंद्र बाबू जी ने महादेवी वर्मा जी से कहा था कि उनकी पौत्रियों के साथ बिल्कुल अन्य छात्राओं जैसा ही व्यवहार किया जाए। वे उनकी पौत्रियाँ बिल्कुल सादी
सादगी के साथ और संयम के साथ छात्रावास में रहे। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वह स्वयं ही धो लेती थी। मित्रों, इतने बड़े संभ्रांत परिवार की पौत्रियां होने के बावजूद भी उनमें भी लेश मात्र अहंकार नहीं था। वे स्वयं के काम वे खुद ही किया करती थी, खादी के कपड़े पहनती थी और उन कपड़ों को वह स्वयं ही धोती थी। उनके साबुन, तेल आदि का व्यय भी सीमित था। व्यय अर्थात खर्चा। कमरे की सफाई, झाड़ पोछ, गुरुजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक अंग थे। पढ़ाई के साथ साथ वह अपना काम स्वयं ही किया करती थी। अपने कमरे की सफाई, झाड़ू पोछा वह स्वयं ही किया करती थी। उस समय स्वतंत्रता संघर्ष के सैनिकों का गंतव्य जेल ही रहता था। अतः प्राय किसी की पत्नी, किसी की बहन, किसी की बेटी विद्यापीठ के छात्रावास में आ उपस्थित होती थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और इस स्वतंत्रता आंदोलन में जो कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाता था उन्हें जेल जाना पड़ता था। अतः किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, कोई न कोई उस छात्रावास में रहता ही था। देश स्वतंत्र होने के उपरांत उनमें से कुछ दिल्ली चली गई और कुछ विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी विद्यालयों में भर्ती हो गई। केवल राजेंद्र प्रसाद अपवाद रहे। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद कुछ तो दिल्ली चली गई, कुछ आगे की पढ़ाई के लिए आगे चली गई, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी का परिवार यह अपवाद रहा। उनके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो जाने के उपरांत मुझे स्वयं उनकी पौत्रियों के संबंध में चिंता हुई। उनका स्पष्ट उत्तर मिला, महादेवी बहन, दिल्ली मेरी नहीं है, राष्ट्रपति भवन मेरा नहीं है। अहंकार से मेरी पौत्रियों का दिमाग खराब न हो जाए, तुम केवल इस बात की चिंता करो। वे जैसी रहती आई है उसी प्रकार रहेगी। कर्तव्य विलास नहीं, कर्म निष्ठा है। जब भारत स्वतंत्र हुआ और राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, तब मुझे चिंता होने लगी कि इतने बड़े महामहिम पद के व्यक्ति, उनकी पौत्रियां किस प्रकार मेरे छात्रावास में रहेगी। लेकिन उनका यह स्पष्ट उत्तर उन्हें मिला कि महादेवी बहन, कि यह दिल्ली मेरी नहीं है। आज भले ही यह पद मुझे मिला हो, लेकिन यह पद हमेशा मेरे पास रहने वाला नहीं है। इस बात का अहंकार कि मेरे दादाजी राष्ट्रपति है, इस बात का अहंकार मेरी पौत्रियों में नहीं आना चाहिए। इस बात का आप पूर्णतः ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि कर्तव्य विलास नहीं, कर्म निष्ठा है। विलास अर्थात आनंद। तो राष्ट्रपति पद यह मेरा कर्तव्य है, कोई आनंद की बात नहीं है। इसका मैं केवल उपभोग नहीं करना चाहता, बल्कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा कर्म है और कर्मनिष्ठा के साथ मैं इस पद पर कार्य करता रहूँगा। उनकी सहधर्मिणी में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति भवन में उनके कमरे से संलग्न रसोई घर बन गया, तब वह दिल्ली गई और अंत तक स्वयं भोजन बनाकर सामान्य भारतीय गृहिणी के समान पति, परिवार तथा परिजनों को खिलाने के उपरांत स्वयं अन्न ग्रहण करती रही। राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनकी पत्नी राजवंशी देवी में भी लेश मात्र अहंकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे उसी प्रकार बनी रही, उसी प्रकार की वह सादगी की मूर्ति बनी रही जिस प्रकार वह पहले थी। जब राष्ट्रपति भवन में अलग से रसोई घर की व्यवस्था हो गई, तब वह भी दिल्ली आ गई। लेकिन दिल्ली आने के बावजूद भी, राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद भी, वह स्वयं एक आदर्श गृहिणी की तरह अपने परिवार, अपने पति की सेवा करती। अपने हाथों से बना हुआ भोजन वह उन्हें खिलाती और उन्हें खिलाने के बाद स्वयं उसे ग्रहण करती। उस विशाल भवन में यदि अपने अद्भुत आतिथ्य की बात न कहूँ तो कथा अधूरी रह जाएगी। बालिकाओं की दादी ने मुझे दिल्ली आने का विशेष निमंत्रण तो दिया है, साथ ही प्रयाग से सिरकी से बने 1 दर्जन सूप लाने का भी आदेश दिया। उन्होंने बार बार
लेखिका कहती है कि उस राष्ट्रपति भवन में मेरा जो आतिथ्य सत्कार हुआ उस बारे में यदि न बताऊं तो मेरा यह स्मरण अधूरा रह जाएगा। बालिकाओं की दादी अर्थात राजवंशी देवी ने मुझे दिल्ली उनके घर अर्थात राष्ट्रपति भवन में आने का निमंत्रण दिया। मुझे निमंत्रण तो दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने मुझसे आग्रह भी किया कि मैं इतना कष्ट अवश्य उठाऊं कि पछोड़ने के लिए सिरके के बने सूप अच्छे होते हैं, पर कोई उन्हें यहाँ लाने वाला नहीं है। इसीलिए आते आते वह अपने साथ सिरकी से बने हुए सूप ले आए। सिरकी अर्थात सरकंडा, सूप अर्थात अनाज फटकने के लिए बांस से बनी हुई वस्तु, पछोड़ना अर्थात फटकना। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और साथ ही साथ यह आदेश भी दिया कि आते आते वह सिरके से बने हुए सूप लेते हुए आए। दोस्तों, प्रथम श्रेणी के डिब्बे में 12 सूपों के टांगने पर जो दृश्य उपस्थित हुआ, उससे भी अधिक विचित्र दृश्य तब प्रत्यक्ष हुआ जब राष्ट्रपति भवन से आई बड़ी कार पर यह उपहार लादा गया। राष्ट्रपति भवन के हर द्वार पर सलाम ठोकने वाले सिपाहियों की आंखें विस्मय से खुली रही। विस्मय अर्थात आश्चर्यचकित। दोस्तों, मैं राजवंशी देवी इनके कहने पर प्रथम श्रेणी के डब्बे में 1 दर्जन सूप तो ले आई, लेकिन उन सूपों को देखकर सब मेरी ओर इस दृष्टि से देख रहे थे कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़ा विचित्र सा वह दृश्य था। लेकिन इससे भी अति विचित्र बात यह थी कि जब राष्ट्रपति भवन से मुझे लेने कार आई और उस बड़ी कार पर 1 दर्जन सूप लादे गए। राष्ट्रपति भवन में जब यह कार पहुंची, तब सलाम ठोकने वाले सिपाही भी मुझे बड़ी आश्चर्य की दृष्टि से देखने लगे कि ये कैसा मेहमान है और ये क्या वस्तु वह साथ ले आए हैं। ऐसी भेंट लेकर कोई अतिथि न कभी वहाँ पहुँचा था न पहुँचेगा, पर भवन की तत्काल स्वामिनी ने मुझे अंक में भर लिया। अंक में भरना यह एक मुहावरा है। अंक में भरना अर्थात गले लगाना। भले ही सिपाही मुझे खुली नज़रों से देखते रहे, लेकिन जैसे ही उन सूपों को लेकर मैं पहुंची, तब राजवंशी देवी ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। राजेंद्र प्रसाद तथा उनकी सहधर्मिणी सप्ताह में 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। संयोग से मैं उनके उपवास के दिन में ही पहुंची, अतः उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी। जिस दिन मैं राष्ट्रपति भवन पहुंची, उस दिन राजेंद्र बाबू और उनकी सहधर्मिणी का उपवास था। वे हफ्ते में 1 दिन अन्न ग्रहण नहीं करते थे। और दोस्तों, मैं संयोग से उसी दिन उनके भवन पहुंची। उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि मैं क्या खाना पसंद करूंगी, मेरे लिए क्या बनाया जाए। उपवास में भी आतिथ्य का साथ देना उचित समझकर मैंने निरन्न भोजन की ही इच्छा प्रकट की। फलाहार के साथ उत्तम खाद्य पदार्थ की कल्पना स्वाभाविक रहती है। सामान्यतः हमारा उपवास अन्य दिनों के भोजन की अपेक्षा अधिक व्ययसाध्य होता है। व्ययसाध्य अर्थात महंगा। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या खाना पसंद करूंगी, तो मैंने भी कहा कि मैं आप लोगों के साथ उपवास ही करूंगी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में उपवास के दिन भोजन के अलावा जो फल, मेवा, मिष्ठान जो ग्रहण किया जाता है, वह उपवास के अन्य दिनों की तुलना में बहुत ही महंगा होता है, क्योंकि उस दिन हम भांति भांति के मेवे, मिष्ठान आदि एकत्रित कर लेते हैं। मुझे आज भी वह संध्या नहीं भूलती, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत केवल कुछ उबले आलू खाकर पारायण करते देखा। दोस्तों, हमने पहले ही आपसे कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह सादगी की मूर्ति थी। बड़े ही सरल स्वभाव के थे, साथ ही साथ एक आदर्श व्यक्ति थे। तो उस दिन इस बात का मुझे परिचय हुआ।
कि जब उपवास के पश्चात रात को जब उन्होंने उबले आलू खाकर पारायण किया, पारायण अर्थात उपवास की संपूर्णता, दिन भर उपवास रख कर जब वह पूरे सादगी के साथ नीचे जमीन पर आसन पर बैठकर उबले आलू खाकर उन्होंने अपने उपवास की पारायणता की संपूर्णता थी, यह दृश्य देखकर मैं बड़ी ही अचंभित हो गई। मुझे भी वही खाते देखकर उनकी दृष्टि में संतोष और ओठों पर बालिकाओं जैसा सरल हंसी झलक उठी। मैंने भी वही पदार्थ खाने के लिए कहा था और जब मैं उनके साथ वही खा रही थी तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ उठी। जीवन मूल्यों की परख करने वाली दृष्टि के कारण उन्हें देश रत्न की उपाधि मिली और मन की सरल स्वच्छता ने उन्हें अजात शत्रु बना दिया। तो इस प्रकार दोस्तों, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जीवन के जो आदर्श थे, उनकी जो सादगी थी, उनकी जो सरलता था, उनका जो सहज स्वभाव था, महामहिम पद पर पहुंचने के बाद भी जो उनमें तिल मात्र भी गर्व नहीं था, और इन्हीं सब गुणों के कारण उन्हें देश रत्न अर्थात भारत रत्न की उपाधि दी गई और इसी के कारण उन्हें अजात शत्रु कहा गया। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो। अनेक बार प्रश्न उठता है, क्या वह साँचा टूट गया जिसमें ऐसे कठिन कोमल चरित्र ढलते थे? दोस्तों, कभी कभी यह विचार आता है कि क्या वह साँचा टूट गया है कि जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी जैसे कोमल चरित्र के हृदय वाले व्यक्ति बनाए जाते थे, क्योंकि उनके जैसा न कभी हुआ है और न कभी होगा। तो ये इस प्रकार हमारे देश के राष्ट्रपति